नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। ऐसे समय में जब बिहार के भीतर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज या तो वर्चुअल रैली शुरू करने लगी हैं या थाली पीटने का कार्यक्रम करने लगी हैं, हम बेगूसराय ज़िले में हैं और बेगूसराय ज़िले में किसानों का मसला खास तौर से इस बीच ज्वलंत बना हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्व सांसद बेगूसराय बलिया, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी तभी बलिया हुआ करती थी। सर, आपसे समझना है कि इस बीच जो भी वामपंथ की राजनीति है या लॉकडाउन के दौरान भी हम जो अलग अलग जगहों पर घूम रहे थे उसमें या यहाँ आने के बाद भी आपकी पार्टी के जो कथित तौर पर स्टार लीडर हैं कन्हैया, वो बिल्कुल कहीं नहीं दिखे लॉकडाउन के दौरान। आप लोगों से बातचीत हुई, क्या कुछ हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहीं तो रोज उसके इतना तक यूट्यूब और फेसबुक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। लॉकडाउन में जो जहाँ थे वही फंस गए। अभी भी तो सामान्य नागरिकों के लिए कोई रेलगाड़ी चली नहीं है, कोई सामान ऐसी नहीं है। वह यहाँ की समस्याओं जुड़ा हुआ है और बराबर जो यहाँ आपराधिक घटनाएं या भूमि संबंधी जो विवाद चल रहा है, इस पर भी उसने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसलिए कहीं वो दृश्य से गायब नहीं है। वर्चुअल रैलीज की जब बातचीत हो रही है तो वामपंथ की उस लिहाज से वामपंथी पार्टियों की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? चारों तरफ पूरे देश भर से प्रवासी मजदूर लौटे हैं, इस बीच देखा सुना जा रहा है और राजनीति को प्रभावित करने की भी कहीं ना कहीं वो भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं। वामपंथ की राजनीति कहाँ जा रही है प्रदेश की? देखिए, अभी तो विधानमंडल के चुनाव की जो अवधि है वह नवंबर के अंतिम सप्ताह में समाप्त होने वाली है और जाहिर है कि लॉकडाउन ने चुनावी कार्यक्रम को प्रभावित किया है। लेकिन अभी का जो समय है, वैश्विक महामारी और खास करके बिहार के लगभग 200 से ज़्यादा मजदूर ये अचानक माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन घोषित करने के कारण बेगुनाह इंसान बेमौत मारे गए। ये बर्बरतापूर्ण सरकार के दुर्व्यवहार के कारण। आप घोषणा करते जैसे नोटबंदी में कहा 12 बजे रात से मान्यता खत्म हो जाएगी, उसमें भी लोग मरे। आप तैयारी करने दीजिए। आप जानते हैं कि बाहर के लोग आर्थिक विषमता के कारण, सामाजिक अन्याय के कारण, बेरोजगारी की मार के कारण बाहर के प्रदेशों में रोजी रोटी कमा रहे हैं। उनके लिए ना तो कोई आप इंतजाम कर सके खाने पीने रहने रोजगार के लिए, और जब हजारों हजार की भीड़ पैदल चल दी 1200 किलोमीटर, तब भी आपने कोई इंतजाम नहीं किया। गाड़ी की पटरियों पर बेगुनाह इंसान मारे गए। और सबसे तो घृणित निंदनीय यह बात लगती है कि एक बेटी अपने विकलांग बाप को इस बेबसी में, इस मजबूरी में लेकर के जा रही है साइकिल पर, तो आप उसका भी उत्सव मना रहे हैं, एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, मौत का उत्सव। गजब यह राजनीति चल रही है। आपको तो लज्जित होना चाहिए, आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि मेरी मजदूर विरोधी नीति की वजह से यह दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। और ऐसे मौके पे चुनाव के लिए वर्चुअल रैली करना या वास्तविक रैली करना, इनके दुखे रगों पर नमक छिड़कना। आप सामान्य परिस्थिति होने दीजिए, 2 महीना बचे कि 4 महीना बचे, उससे कोई अंतर नहीं है। लेकिन इन मजदूरों में जो आक्रोश है, जो पीड़ा है, जो परिवार उजड़ गया है, आप जिसका लहू गिरा है इन सड़कों पर, लहू का मोल आपको चुकाना पड़ेगा। ये माफ मजदूर करने वाले नहीं है। वामपंथियों ने जो इनका जमीनी आधार था, जब आरक्षण की आंधी चली इस देश में, तो जो मजदूर
अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े ही जनाधार थे वामपंथी के। मध्यम वर्ग के भी कुछ लोग वामपंथियों के साथ रहते थे। यह आधार उस तथाकथित सामाजिक न्याय की आंधी में धीरे धीरे खिसक कर चला गया, जिस राजनीतिक दल ने जातिवादी गोलबंदी कर ली। और कभी कभी संसदीय लाभ के लिए वामपंथियों ने भी ऐसी जातिवादी राजनीति को अपने समीकरण के लोभ के कारण जो सांठगांठ कर लिया, तो जनता की मानसिकता हो गई कब वही जातिवादी नेता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होगा, वही धर्म और मजहब के नाम पे उन्माद खड़ा करके एक अपने धर्म का राजपाट बना लेगा। ये तो जाएंगे नहीं सत्ता में, तो इनको जिताने से क्या फायदा। अब मौका दे दिया इस कोरोना ने, इस महामारी ने वामपंथियों को कि आप उन मजदूरों के पास जाइए, हाल चाल जानिए, उसके दुख में सहभागी होइए, नहीं तो इतिहास माफ नहीं करेगा वामपंथियों को। अब आप सर धीरे धीरे गार्जियन की भूमिका में आते जा रहे हैं। आप हालांकि अपनी पार्टी में तो आप हैं ही, आप उसी तरीके से बात कर रहे हैं जैसे सलाह देना हो। बहुत सारी चीजें हैं कि वामपंथी फिर पार्टियां के भीतर ही एका नहीं हो पाता, इसी राज्य के भीतर देखने की अगर हम कोशिश करते हैं तो चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं तो आपको फ्रंट बनाना पड़ेगा, और वो फ्रंट बनता भी अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ रहा है। सीपीआई उस फ्रंट में कहाँ है? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी में गार्जियन कोई नहीं होता है, ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। चूंकि मुझको अब न एमएलए बनना है, न एमएलसी बनना है, न एमपी बनना है, तो भीतर से जो आक्रोश है कि जनता मर रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान अपनी जमीन की रक्षा में मार खा रहे हैं, और अब भी सीपीआई अलग, सीपीएम अलग, माले अलग, लड़ने का कार्यक्रम अलग कर लेते हैं। और सीटों के बंटवारा में हम राजद के साथ नहीं जाएंगे, हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, हम नीतीश के साथ नहीं जाएंगे। ये सीटों के बंटवारा लेकर के देखिए ना, टीवी में रोज देख रहे हैं, जीतन राम मांझी फिर इधर हो रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो रहे हैं। यदि इस बार चुक गया विपक्ष, और विपक्ष का जो यह राजनीतिक आम जनता, भूखी नंगी जनता के खिलाफ जो ये व्यवहार हो रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर के, तो फिर माननीय नरेंद्र मोदी ही सत्ता पर जाएंगे। आप मौका दे रहे हैं भाजपा को जाने के लिए, आप कमजोर होंगे, आप आपस में इस तरह से सीटों के बंटवारे के लोभ लालच में, प्रपंच में, तिक्रम में फंसे रहेंगे, तो आप ही उनको न्योता दे रहे हैं कि आइए फिर से राजगद्दी संभालिए। इतिहास फिर मैं दोहरा रहा हूं, माफ नहीं करेगा, और इतिहास बार बार मौका किसी को नहीं देता है। और मुक्ति बोध ने कहा था कि ये मुक्ति अकेले नहीं मिलती, यदि मिलती है तो सबके लिए, सबके साथ मिलती है। यदि हम एक दिया सलाई की माचिस जलते हैं एक जल जाएगी, लेकिन तमाम लकड़ियों को जब एक साथ कर देंगे और उसमें जब आग लगेगी, तो वह तेज जो है वह अंधविश्वास को, धार्मिक उन्माद को, किसान विरोधी नीति, मजदूर विरोधी नीति को शिकस्त देगी। श्रम विरोधी नीतियां बाप रे, अंग्रेज से भी ज्यादा खूंखार नीति बना दी। साल 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों ने अपना खून बहाया था। 8 घंटा हम काम करेंगे, 8 घंटा आराम करेंगे, 8 घंटा मनोरंजन करेंगे, और लड़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। 1935 इंडिया एक्ट में 8 घंटा लाया, और फिर जो भारत का संविधान का प्रारूप बनाया अम्बेडकर ने, उसके अनुच्छेद 39 को पढ़िए। मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इस मौलिक अधिकार का अपहरण इस सरकार ने कर लिया। ट्रेड यूनियन राइट है, अब कहता है ट्रेड यूनियन रहेगी ही नहीं। उसमें सवाल तो ये होगा ना कि वामपंथी पार्टियां ही इस तरीके की राजनीति करती थी कि उनमें इस बात का भी विमर्श होता था कि लेबर राइट्स क्या होंगे, लेबर लॉज क्या होंगे। इस पूरे कार्यक्रम में और
इस पूरे लॉकडाउन में या कोरोना के संक्रमण में जो सबसे अधिक प्रभावित कोई तबका दिखा है तो वो मजदूरों का तबका दिखा है, मगर उसकी लड़ाई लड़ने में तो वामपंथ भी कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ ही तो दिखाई दे, कहीं दिखाई नहीं पड़ा। नहीं, इसकी लड़ाई तो हमारे नेता थे कॉमरेड गुरदास दासगुप्त, तो थे कि नहीं दुनिया से चले। सुन लीजिए, भाजपा समर्थित जो मजदूर यूनियन है BMS, भारतीय मजदूर संघ, कांग्रेस समर्थित जो मजदूर यूनियन है इंटक, CPM, CPI, जितने भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन सबों को एक मंच पर लाया था। आज श्रम विरोधी कानून के खिलाफ RSS और भाजपा के मजदूर संगठन ने भी विरोध किया है, और हमको अभी संगठित होना है। ये भाजपा का भी जो मजदूर का जो संगठन है और तमाम वामपंथी ये एक मंच पर आएंगे ही और हम ही लड़ेंगे। वामपंथी, केंद्रीय ट्रेड यूनियन और आम जनता के सहयोग से ये राजनीतिक दल जो विपक्ष उभरेगा, मुझे पूरी आशा है कि सशक्त इनको बनना, जनता का दबाव होगा कि आप एक ही साथ आइए मेरे पास, तभी आपको हम गद्दी देंगे। लड़ाई लड़ते लड़ते देर नहीं हो जा रही? हर बार आप लोग इस नहीं देर, अभी तो ये परिस्थिति विपरीत है, अभी हम सड़क पर उतर नहीं सकते हैं। देखिए, हमने तो लॉकडाउन का समर्थन किया। ये जैसी महामारी है जिसकी कोई दवा नहीं है। आज तक देखिए, मुंह में मास्क लगाए हुए हैं, गमछी पहने हम तमाम कार्यकर्ता गांव-गांव में काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लड़ेंगे। हमको लगता है कि 30 जून के बाद हम अब सड़कों पर भी उतरेंगे और हम प्रतिरोध की शक्तियों को संगठित करेंगे। अंत में जाते जाते आपसे जो चीज़ पूछनी है, जब आपकी राजनीति की बातचीत होती है तो हमेशा आपकी राजनीति शिक्षकों तक या शिक्षण संस्थानों तक जाती है, माध्यमिक शिक्षकों तक जाती है। इस बीच चाहे वो TGT के शिक्षक हों, कंप्यूटर शिक्षक हों, NIS DLED के हों, तो आपने उसमें काफ़ी काम रहा है आपका। तो अगर अभी जो वर्तमान सिचुएशन है उसमें जो शिक्षा को लेकर के तमाम चीज़ें हैं उसको आप कैसे देखते हैं, और क्या आप लोग का कोई सलाह वहां पर पहुंच नहीं पाता है या पहुंचा नहीं पाते हैं आप लोग, या किसी भी तरीके से आप लोगों से विचार विमर्श किया ही नहीं जाता है? देखिए, संवादहीनता की स्थिति है भारत सरकार में भी और बिहार सरकार में, और शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ दोनों सरकार खिलवाड़ कर रही है। इस देश नहीं, दुनिया में हमारी वामपंथी सरकार केरल का मॉडल है। केरल ने इस परिस्थिति में जो स्वास्थ्य और शिक्षा का जो जन आधार पहले से मजबूत किया, उसके गांव-गांव में स्वास्थ्य केंद्र है जहां चिकित्सक रहते हैं, वहां आयुर्वेदिक इलाज भी है, वहां एलोपैथिक इलाज भी है। और शिक्षा के मामले में भी देश में 94% साक्षरता का राज्य है केरल। उनका जो मॉडल गुजरात था वह केरल के सामने फेल हो गया। आज केरल में देखिए संक्रमण का रेट, उसकी मृत्यु का रेट देखिए सबसे कम आज भी है, जबकि केरल एक ऐसा राज्य है जिसे विदेशों से ज़्यादा पैसे आते हैं। वहाँ के लोगों का आना जाना, व्यापार उद्योग विदेश से सबसे ज़्यादा है, छोटा राज्य रहते हो। तो जब तक सरकार इस महामारी में भी स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत नहीं करेगी, सरकारी अस्पतालों को मजबूत नहीं करेगी, और शिक्षा का जो जनाधार है सार्वजनिक शिक्षा, तब तक ये स्मार्ट क्लास और डिजिटल क्लास से आप गरीबों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। चूँकि शिक्षा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार है। ये उन्नी कृष्णन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज थे, उनके न्याय निर्णय के फलस्वरूप कांग्रेसी सरकार ने और फिर भाजपा सरकार ने 21A और उसके पहले जो 21 है वह है प्राण रक्षा का अधिकार, राइट टू सेव लाइफ। प्राण रक्षा के साथ शिक्षा को जोड़ा है कि जो मानव है, भारत के संविधान की प्रस्तावना है कि मानवीय गरिमा प्रत्येक नागरिक को प्रदान करेंगे। मानवीय गरिमा शिक्षा ही दे सकती है। प्रतिष्ठा, सम्मान, ज्ञान, कौशल शिक्षा से ही प्राप्त हम करवा सकते हैं। इसलिए शिक्षा मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार से भारत की सरकार, राज्य की सरकार वंचित कर रही है। यह अब आंदोलन शुरू होने वाला है। हम शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ हैं, स्वास्थ्य के निजीकरण के खिलाफ हैं। इस कोरोना ने सिद्ध कर दिया कि सरकारी अस्पतालों में
जान जोखिम, 480 हमारे एम्स के डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं। सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने जो स्पिरिट मानवता की सेवा की है वो प्राइवेट में नहीं, वो तो सारे मुनाफाखोर हैं। वे रक्त पी रहे हैं, लाचार होकर सरकार को वहां जाना पड़ रहा है। इसलिए सरकार की चुनौती है, सारे कार्यक्रम स्थगित कीजिए। एकमात्र काम है शिक्षा को नीचे से मजबूत कीजिए और गांव-गांव स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्र गांव से लेकर जिला राज्य मुख्यालय तक मजबूत कीजिए। यही सबसे बड़ी योजना होनी चाहिए, यही सबसे बड़ी योजना होनी चाहिए। अंत की ओर बढ़ रहे हैं, आपसे एक अंतिम सवाल। आप लॉकडाउन के तो साथ हैं, मगर लॉकडाउन को सफल पाते हैं असफल? अब जब लॉकडाउन चौथे फेज के बाद धीरे धीरे खुलने लगा है, आपका उसको लेकर के क्या राजनीतिक विश्लेषण है, आपका क्या आकलन है कि लॉकडाउन सफल रहा असफल रहा? लॉकडाउन को बिना तैयारी शुरू करने के कारण इतने बेगुनाह इंसान मारे गए। लॉकडाउन की कोई तैयारी नहीं थी। जब मामला शुरू हो गया था इस देश में भी, अमेरिका में भी शुरू हो गया, तब आपने ट्रंप नमस्ते का कार्यक्रम बना दिया और लाखों लाख कहा लोग आइए अहमदाबाद में ट्रंप नमस्ते कीजिए। और सबसे हास्यास्पद दुनिया में कि जहां हमारे मजदूर रहते थे स्लम एरिया में, उनकी दीवार को घिरवा दिया चार दीवारी कि अमेरिका के दादा राष्ट्रपति दुनिया के जो दादा है वे देख नहीं सके। आप सोच लीजिए। और लॉकडाउन की विफलता तो शुरू हो गई अमेरिका से, जब नस्ल भेद के कारण अमेरिका की सड़कों पर लाखों लोग उतर गए, तो ट्रंप जो दुनिया का दादा है उसको बंकर में घुस जाना पड़ा। आप भी मानते हैं उसको दादा? दुनिया मान रही है। अब वो दादा कहाँ गया? आपको ख्याल कर दे, अब तो जेएनयू के प्रोडक्ट हैं। हिटलर को भी बंकर में जाकर के आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा था। परिस्थिति आ गई है, जो एक साथ नहीं होंगे तो जनता आपको पीटेगी, एक साथ करेगी। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल पे हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। रजत के साथ मैं विष्णु नारायण, द बिहार मेल के लिए बहुत धन्यवाद।